जय हिंद। हिस्ट्री के इससे पिछले वाले सेशन में हमने पोर्चुगीज़ के बारे में बात की थी कि पोर्चुगीज़ इंडिया में कब आए, इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज़ गवर्नर्स कौन कौन थे, किस तरह से इन लोगों ने ग्रो किया और फाइनली पोर्चुगीज़ के डिक्लाइन के रीजंस क्या रहे। और उस सेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक बार फटाफट से देख लेना, रिवाइज कर लेना। आज हम बात करेंगे दो यूरोपियन पावर्स के बारे में। एक तो है डच। इंडिया में डच के सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ थे और किस तरह से इन लोगों ने बिल्ड किया, ग्रो किया, वो पूरी कहानी देखेंगे। एंग्लो डच राइवलरी क्या है और फाइनली डच के डिक्लाइन के क्या रीजंस रहे, इस सब पे अपन बात करेंगे। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश लोगों के बारे में। इंग्लिश लोगों ने किस तरह से इंडिया में ग्रो किया, प्रोग्रेस की, वेस्ट में, साउथ में, बंगाल में किस तरह से इन लोगों ने अपनी पकड़ मजबूत की। मुगल एम्परर फारूक सियार ने 1717 में 3 फरमान इशू किए थे और इन तीनों फरमान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रेंथनिंग में। ये तीनों फरमान क्या थे और फाइनली आज जिसे अपन ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ये कंपनी फॉर्म हुई थी इंग्लिश कंपनीज के मर्जर के बाद। वो पूरी कहानी अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहले हैं डच। एक बात तो ये कि नीदरलैंड्स के लोगों को अपन बुलाते हैं डच। नीदरलैंड्स एक यूरोपियन कंट्री है जो जर्मनी, बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। इसके ऊपर है नॉर्थ सी और ये वाला जो एरिया है इसे अपन बुलाते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डोबर। स्ट्रेट ऑफ डोबर, आजकल यूपीएससी कुछ भी पूछ लेती है, तो हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी देखते चलेंगे। पहले डचमैन जो इंडिया आए उनका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में बिकेम द फर्स्ट डचमैन टू रीच सुमात्रा एंड बांतम। सुमात्रा एंड बांतम मतलब ये वाला जो रीजन है, मतलब इंडिया, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, इस रीजन में पहुंचने वाले पहले डचमैन थे कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। जितनी भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आईं उनका इनिशियली पर्पस था ट्रेड। पोर्चुगीज़ पहले आ गए थे और पोर्चुगीज़ बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड में इन्वॉल्व थे, खूब पैसा कमा रहे थे और ये न्यूज़ यूरोप में भी पहुंच रही थी। तो बाकी यूरोपियन पावर्स इंटरेस्टेड थी इंडिया के साथ ट्रेड करने में और इसी के चलते 1602 में नीदरलैंड्स के स्टेट्स जनरल ने बहुत सारी कंपनीज को मर्ज करके फॉर्म की ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स को खूब सारी पावर्स दी गई, जैसे दे वर एम्पावर्ड टू कैरी ऑन वॉर, लड़ाई लड़ने की पावर, टू कंक्लूड ट्रीटीज, ट्रीटीज कंक्लूड करने की पावर, टू टेक पोजेशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी को कब्जे में ले सकते थे, टू इरेक्ट फोर्ट्रेसेस, फोर्ट्स, किले बनाने की पावर। मतलब खूब सारी पावर्स देके ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स को भेजा गया इंडिया में। और इंडिया में इन लोगों ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी एट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम मैप में देखो, ये रहा। डच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1605। डच लोगों ने नागापट्टनम को कैप्चर किया पोर्चुगीज से। नागापट्टनम मैप में ये रहा। नागापट्टनम वॉज कैप्चर्ड बाय द डच फ्रॉम द पोर्चुगीज और यहां से शुरुआत हुई डच और पोर्चुगीज की राइवलरी की। वैसे भी पोर्चुगीज यहां पे पहले से ट्रेड कर रहे थे, डच के आने से पोर्चुगीज के कमर्शियल इंटरेस्ट को हार्म होना ही था, तो ये राइवलरी लाजमी थी। डच ने इसके अलावा और बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी, जैसे ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, ये जो कोस्ट है इस कोस्ट पे इन्होंने खूब सारी फैक्ट्रीज लगाई। इन गुजरात, यूपी, बंगाल, बिहार खूब सारी फैक्ट्रीज लगाई इन्होंने। 1609 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई पुलिकट पे। मसूलीपट्टनम से नीचे देखोगे ये रहा पुलिकट, पुलिकट पे इन्होंने फैक्ट्री लगाई। सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई 1616 में, सूरत ये रहा। और सूरत बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, पोर्चुगीज़ यहाँ पे हैं, डच आ गए हैं और इंग्लिश लोग भी आएंगे और कुछ टाइम के लिए तो बड़ा इंटेंस माहौल हो जाएगा सूरत में। इसके अलावा कराईकल, कराईकल जस्ट नागापट्टनम से ऊपर है, कराईकल, कराईकल में इन्होंने फैक्ट्री लगाई। चिंसुरा 1653 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई। चिंसुरा ये रहा बंगाल में, चिंसुरा। चिंसुरा के अलावा बालासोर उड़ीसा में, पटना, नागापट्टनम, कोचीन, कोचीन ये रहा, कोचीन में 1663 में फैक्ट्री लगाई।
डच लोग इंडिया में आए ट्रेड के पर्पस से, एम्पायर बिल्डिंग पे इनका कोई फोकस ही नहीं था। और ट्रेड में भी ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूटिव या फिर कैरिंग ट्रेड पे ध्यान दे रहे थे। मतलब इंडिया से खरीदते थे और फार ईस्ट के आइलैंड्स में बेच देते थे। बेसिकली इंडिया से खरीदा और ये जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले आइलैंड्स हैं इनमें बेच दिया। इसको बोला जा रहा था रीडिस्ट्रीब्यूटिव या फिर कैरिंग ट्रेड। इंडिया के जैसे यमुना वैली या सेंट्रल इंडिया से ये लोग खरीदते थे इंडिगो, बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल से ये लोग खरीदते थे टेक्सटाइल्स एंड सिल्क, बिहार से खरीदते थे सॉल्ट पीटरे, गंगा वैली से खरीदते थे ओपियम, राइस। इनफैक्ट कॉटन, सिल्क, ओपियम, राइस, ये चारों डच ट्रेड की बड़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज थी। डच लोग आए 1605 में, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में, और 3 साल बाद 1608 में एंट्री हो गई इंडिया में इंग्लिश लोगों की। और धीरे धीरे इंग्लिश लोगों ने ग्रो करना शुरू किया, इनकी इंपॉर्टेंस ट्रेड में बढ़ने लगी और यहाँ से शुरुआत हुई एंग्लो डच राइवलरी की। इंग्लिश राइजिंग इन प्रोमिनेंस इन ट्रेड, कमर्शियल राइवलरी लेड टू इंग्लिश वर्सेस डच। एक बात और, एंग्लो डच राइवलरी का जितना भी बेस है, जितनी भी कहानी है, वो लाई करती है यूरोप में। बट इंग्लिश और डच दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे इंडिया में, इंडोनेशिया में, तो यहाँ उस राइवलरी का इम्पैक्ट दिखता है। और ये जो राइवलरी है ये अपने क्लाइमैक्स पे पहुंची अम्बोइना नाम की जगह पे। अम्बोइना नाम की जगह पे। इस अम्बोइना नाम की जगह को 1605 में डच ने कैप्चर किया था पोर्चुगीज से, और इस 1623 में डच लोगों ने यहाँ पे 10 इंग्लिशमैन को और 9 जापानीज को मार दिया, मैसेकर कर दिया उनका। और इसके बाद से इंग्लिश और डच की जो राइवलरी है वो बहुत इंटेंसिफाई हो गई, लड़ाई चलती रही। फाइनली 1667 में इन दोनों पावर्स को रियलाइज़ हुआ कि इस राइवलरी में किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इन लोगों ने नेगोशिएट किया और ये लोग एक कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंचे। कॉम्प्रोमाइज़ क्या था? ब्रिटिश विड्रू फ्रॉम इंडोनेशिया। ब्रिटिश ने बोला कि हम इंडोनेशिया से जा रहे हैं, हम पूरा फोकस करेंगे इंडिया पे। और डच लोग अग्रीड टू रिटायर फ्रॉम इंडिया। डच लोगों ने बोला कि हम इंडिया छोड़ देंगे एंड वी विल फोकस ऑन इंडोनेशिया। यही सारी चीज़ें डच के डिक्लाइन का कारण बनी इंडिया में। एक तो अपन बोलते ही आ रहे हैं कि इनका जो प्राइमरी फोकस था वो था ट्रेड, एम्पायर बिल्डिंग की तरफ इनका ध्यान था ही नहीं। इंडिया में ये सिर्फ ट्रेड के पर्पस से आए थे और वो भी रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड। दूसरा, इनका जो ट्रेड में भी फोकस था वो मेनली था मलाया आर्कीपेलागो। इनका जो पूरा कमर्शियल इंटरेस्ट था वो था इंडोनेशियन आइलैंड्स में, जावा, सुमात्रा वाले आइलैंड्स में। प्राइमरी फोकस अगर इंडोनेशिया, मलायन आर्कीपेलागो वाले रीजन में है तो ग्रो भी वहीं करेंगे, इंडिया में कर ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश लोगों का प्राइमरी फोकस भी इंडिया में था तो ग्रोथ भी यहाँ पे की उन लोगों ने। इसके अलावा थर्ड एंग्लो डच वॉर हुआ 1672 से लेकर 74 के बीच में, और इस एंग्लो डच वॉर के दौरान डच फोर्सेस ने बे ऑफ बंगाल में 3 इंग्लिश शिप्स को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद से ही अंग्रेज लोग मौका ढूंढ रहे थे कि कब डच लोगों को हराया जाए, और ये मौका आया 1759 में जब बैटल हुई, बैटल ऑफ हुगली। और इस बैटल ऑफ हुगली में इंग्लिश लोगों ने डच को हरा दिया एंड फाइनली डच वर डिफीटेड। और इसके बाद से डच का जो प्रोमिनेंस है इंडिया में ख़त्म हो गया। और ये बैटल ऑफ हुगली का बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने को पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल हुई है इंडियन हिस्ट्री में जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757। और इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जो कि बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी इंडियन पावर को हराया था और सिराज उद दौला को हराया गया था इसी के कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र की मदद से। और जब सिराज उद दौला हार गया था तो मीर जाफ़र को नया नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था। बेसिकली मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट था। और जब मीर जाफ़र को रियलाइज़ हुआ कि मुझे पपेट की तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो मीर जाफ़र ने सोचा
कि डच की मदद ले लेते हैं। अच्छा, ये वो टाइम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ तो बंगाल में अभी अभी बैटल ऑफ प्लासी लड़के फ्री हुई है, दूसरी तरफ फ्रेंच के साथ में इनके कार्नेटिक वॉर्स चल रहे हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। इस टाइम पे मीर जाफर ने इनवाइट किया डच लोगों को बंगाल में आने के लिए। डच लोगों को लगा कि ये बढ़िया मौका है कि एक तरफ तो फ्रेंच से लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ बंगाल का जो नवाब है मीर जाफर वो भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हमारी मदद ही मांग रहा है, तो क्यों ना अंग्रेज़ों पर अटैक किया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बड़े पावरफुल थे। बैटल ऑफ हुगली 1759, इंग्लिश डिफीटेड द डच और डच की कहानी इंडिया में ख़त्म हो गई। इसके बाद एंट्री हुई इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले यूरोपियंस की, द इंग्लिश। इंग्लिश इंडिया में आए क्यों, वाई? तो रीजंस बड़े सिंपल हैं। बाकी यूरोपियंस की जैसे अंग्रेज भी इंडिया में आए कमर्शियल रीजंस की वजह से, ट्रेड करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे। दूसरा, नॉलेज ऑफ पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ बहुत पहले इंडिया आ गए, सी रूट ढूंढ लिया था और पिछले 80-100 साल से इंडिया के साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड में इन्वॉल्व थे। इसी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अंग्रेज लोग इंडिया के साथ में ट्रेड करना चाहते थे। तीसरा, एक इंसान थे जिनका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब। ग्लोब को नेविगेट करने वाले पहले इंग्लिशमैन थे फ्रांसिस ड्रेक, और ये किया इन्होंने 1580 में। और इस नेविगेशन के दौरान खूब सारी इंफॉर्मेशन गैदर की इन्होंने, और यही रीजंस बने इंडिया में अंग्रेजों की एंट्री के। कहानी क्या है, 1599 में एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स या ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, जिन्हें बुलाया जाता था मर्चेंट एडवेंचरर्स, इन्होंने कंपनी फॉर्म की और ये लोग पहुंचे क्वीन एलिजाबेथ वन के पास में परमिशन लेने के लिए कि हमारी कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने की परमिशन दे दी जाए। क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिसंबर 31, 1600 को परमिशन दे दी, रॉयल चार्टर इश्यू कर दिया ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स। मर्चेंट एडवेंचरर्स की कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए। कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और इसी कंपनी को आगे जाके बुलाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इनिशियली इस कंपनी को 15 ईयर्स की मोनोपॉली दी गई। मोनोपॉली का मतलब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को इंडिया के साथ में ट्रेड करने का राइट नहीं था। मई 1609 को इस मोनोपॉली को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। एक बात और, 31 दिसंबर जब क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस टाइम पे इंडिया में मुगल एम्परर अकबर रूल कर रहे थे एंड अकबर पास्ड अवे इन 1605, और अकबर के जाने के बाद पावर में आया जहांगीर, और जहांगीर ने रूल किया 1605 से लेकर 1627 तक। और क्या चल रहा है इंडिया में, पोर्चुगीज़ ऑलरेडी यहाँ पे हैं, स्टेब्लिश्ड हैं, बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं, जहांगीर के साथ में रिलेशंस अच्छे हैं, अकबर के साथ भी रिलेशंस अच्छे होते थे, डच की एंट्री हो चुकी है, और इस बैकड्रॉप में 1608 में एंट्री हुई इंग्लिश लोगों की। कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुँचे सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुँचे अपने शिप हेक्टर के साथ, और अप्रैल 1609 को कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में तो पहुंच गए सूरत शिप हेक्टर से, और 1609 में पहुंच गए जहांगीर के कोर्ट में, और इनका सोल पर्पस है टू ऑब्टेन परमिशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। मिशन इनका यह है कि सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन ऑब्टेन करनी है, बट ये परमिशन मिली नहीं। ही वॉज डिनाइड द परमिशन बिकॉज ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ पहले से जहांगीर के कोर्ट में थे, रिश्ते भी अच्छे थे, और अंग्रेज़ों के आने से पोर्चुगीज़ को नुकसान ही नुकसान था। तो पोर्चुगीज़ ने खूब अपोज किया इनको जहांगीर के कोर्ट में, और नतीजा ये हुआ कि विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली। हालांकि विलियम हॉकिंस को टर्किश लैंग्वेज आती थी और जहांगीर टर्किश लैंग्वेज में डील करता था,
तो जहांगीर बड़ा खुश हुआ और इसके चलते हॉकिंस वॉज अपॉइंटेड एज मनसबदार ऑफ 400। हॉकिंस को 400 की मनसबदारी दे दी गई। बट जो प्राइमरी पर्पस था कि सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन ऑब्टेन करनी है, वो नहीं मिल रही थी और पोर्चुगीज़ के साथ में तनाव भी बढ़ता जा रहा था। तो विलियम हॉकिंस आगरा छोड़ के वापस चले गए इन नवंबर 1611। हालांकि 1611 में इंग्लिश हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम पे ट्रेड करने की शुरुआत कर दी थी इंग्लिश लोगों ने 1611 में। फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिली इनको, लेकिन छोटा मोटा वेयर हाउस जहाँ पे ये अपना सामान वगैरह रख सकते हैं वो परमिशन मिल गई है। विलियम हॉकिंस चले गए 1611 में वापस और फिर आए कैप्टन थॉमस वेस्ट। कैप्टन थॉमस वेस्ट 1612 में पहुंचे सूरत और ये आए अपने शिप ड्रैगन के साथ। और कोइंसिडेंटली हुआ ये कि जिस समय पे ये सूरत पहुंचे उसी टाइम पे पोर्चुगीज शिप्स भी सूरत पहुंचे और इन दोनों के बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई। और इस लड़ाई को अपन बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली। और इस बैटल ऑफ स्वाली में पोर्चुगीज वर डिफीटेड, इंग्लिश वन। जहांगीर बड़ा इंप्रेस हुआ। जहांगीर के पास अपनी खुद की नेवी थी नहीं। पोर्चुगीज जिनको कि बड़ा पावरफुल समझा जाता था उनको अंग्रेजों ने हरा दिया है। तो जहांगीर वॉज इम्प्रेस्ड और मौके की नज़ाकत को देखते हुए जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी जहांगीर ने अंग्रेजों को और ये फैक्ट्री सूरत में लगाई गई 1613 में अंडर थॉमस एल्डवर्थ। कैप्टन थॉमस वेस्ट की कहानी खत्म। बैटल ऑफ स्वाली में अंग्रेज जीत गए, परमिशन मिल गई है फैक्ट्री लगाने की। इसके बाद आए सर थॉमस रो। जेम्स वन राजा बन चुके थे और उनके एम्बेसडर के तौर पे जहांगीर के कोर्ट में एंट्री होती है सर थॉमस रो की इन 1615 और ये रहे टिल फरवरी 1619। रो का सोल पर्पस है जहांगीर के साथ में किसी भी तरीके से कमर्शियल ट्रीटी साइन करना, बट ये हो नहीं पाया। कमर्शियल ट्रीटी तो साइन नहीं हो पाई, बट बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले इनको। आगरा, अहमदाबाद, बरोच में फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली और धीरे धीरे अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ऐसे में कंपनी ने अपना फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स साउथ इंडिया और साउथ इंडिया में ये पहुंचे गोलकोंडा के सुल्तान के पास में। यहाँ पर है लगभग गोलकोंडा। गोलकोंडा के सुल्तान के पास में पहुंचे और 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इश्यूड अ गोल्डन फरमान। फरमान का मतलब बेसिकली राइट्स मिल गए अंग्रेजों को। क्या राइट मिला? टू ट्रेड फ्रीली इन गोलकोंडा पोर्ट्स। गोलकोंडा पोर्ट्स में फ्रीली ट्रेड करने की परमिशन 1632 में अंग्रेजों को मिल गई सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से और बदले में इनको क्या देना था? 500 फगोडाज पर ईयर। फगोडाज मतलब गोल्ड कॉइन्स, 500 गोल्ड कॉइन्स पर ईयर। 1639 में फिर एक ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे ये पहुंचे चंद्रगिरी के रूलर के पास में और चंद्रगिरी के रूलर से 1639 में इन्होंने परमिशन ऑब्टेन की टू फोर्टिफाई फैक्ट्री एट मद्रास। मद्रास की फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने की परमिशन मिल गई 1639 में और यही फोर्टिफाइड सेटलमेंट आगे जाके कहलाया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब अपने को समझ में आ रहा है कि अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है साउथ में, वेस्ट में। ऐसे में कंपनी ने अपना फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स बंगाल। बंगाल जो कि कमर्शियली, पॉलिटिकली बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविंस रहा है मुगल्स के लिए, अंग्रेजों के लिए भी। और बंगाल में 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा से अंग्रेजों को परमिशन मिली टू ट्रेड। बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई 1651 में और हुगली में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई। ऐसे में कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या चल रहा है? कंटेम्प्रेरी इंडिया में शाहजहां पावर में आ गया है और शाहजहां के पोर्चुगीज के साथ में रिलेशंस बिल्कुल खत्म है। अब देखो इंडिया में क्या चल रहा है, साउथ में अंग्रेजों की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई है और यूरोप में अलग कहानी चल रही है। यूरोप में क्या हुआ, किंग चार्ल्स सेकंड की शादी हुई पोर्चुगल प्रिंसेस कैथरीन के साथ में 1662 में और इस शादी के दौरान डाउरी के तौर पर चार्ल्स सेकंड को मिला बॉम्बे। चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे 1668 में हैंडओवर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को।
सिर्फ 10 पाउंड्स एनुअल पेमेंट के बदले, कि सालाना सिर्फ 10 पाउंड्स पे करे ईस्ट इंडिया कंपनी, और बॉम्बे का मैनेजमेंट पूरा किसके हाथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ये बॉम्बे 1687 में हेडक्वार्टर बनाया गया। इससे पहले वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर सूरत हुआ करता था। अब देखो, एक तरफ साउथ में इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई है, और बॉम्बे का मैनेजमेंट अपने हाथ में आ गया है। मतलब चारों तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रो कर रही है। ऐसे में ट्रेडिंग राइट्स मिल ही गए बंगाल में, फैक्ट्री की परमिशन मिल ही गई है, लेकिन बंगाल में जो लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे वो इंग्लिश लोगों को परेशान करते थे, कस्टम ड्यूटीज, टोल्स ऑब्टेन करने के लिए परेशान करते थे। तो विलियम हेज, जो कि फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ कंपनी थे इन बंगाल, वो पहुंचे शाइस्ता खान के पास, जो कि मुगल गवर्नर थे बंगाल के, इन अगस्त 1682, और बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लोकल कस्टम ऑफिसर्स हमें परेशान करते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन कुछ निकला नहीं, और यहाँ से शुरुआत हुई मुगल्स और इंग्लिश की राइवलरी की। इस राइवलरी का आउटकम ये हुआ कि 4 साल बाद अक्टूबर 1686 में मुगल्स सेक्ड हुगली, मुगल्स ने हुगली को सेक कर दिया, और रिटेलिएशन के तौर पे इंग्लिश कैप्चर्ड इंपीरियल फोर्ट एट थाना के इंपीरियल फोर्ट को कैप्चर कर लिया, हिजली को रेड किया। बट फाइनल आउटकम ये हुआ कि मुगल्स ने अंग्रेजों को धक्के मार के हुगली से बाहर निकाला। इंग्लिश वर फोर्स्ड टू लीव, बट अंग्रेज हार कहाँ मानने वाले थे। कंपनी के एजेंट जॉब चार्नॉक ने फिर से मुगल्स के साथ में नेगोशिएशन शुरू किए, और सक्सेसफुल भी हुआ। फरवरी 1690 में चार्नॉक और मुगल्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों को मिला सुल्तानुती नाम की जगह। अगस्त 1690 में अंग्रेज सुल्तानुती में रहने के लिए आ गए, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिल गई, और बंगाल में एज यूजुअल ट्रेड करने की परमिशन फरवरी 10, 1691 से मिल गई। बंगाल का ट्रेड एज यूजुअल शुरू हो गया, और ऐसे में एक लोकल जमींदार शोभा सिंह ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया, और अंग्रेजों को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। अंग्रेज पहुंचे मुगल्स के पास में और बोले कि हमें लोकल्स मार रहे हैं, हमें कुछ परमिशंस दे दो, और इनको परमिशंस मिली। क्या मिली? दे गॉट द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस, 3 गांव के लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए। कौन कौन से 3 गांव? सुल्तानुती, गोविंदपुर और कालीकटा। दूसरा, सुल्तानुती के सेटलमेंट को फोर्टिफाई करने की परमिशन मिल गई, और यही फोर्टिफाइड सेटलमेंट 1700 में बुलाया गया फोर्ट विलियम, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे सर चार्ल्स अय्यर। फाइनली एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1717 में। मुगल एम्परर फारूक शयार के कोर्ट में एक इंग्लिश मिशन भेजा गया अंडर जॉन सरमन। जॉन सरमन फारूक शयार से 3 फरमान्स ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल रहे। फरमान बेसिकली राइट्स, और इसे बुलाया जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। क्या क्या राइट्स मिले कंपनी को? बंगाल में कंपनी के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को एडिशनल ड्यूटीज से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। बंगाल में कंपनी के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे कोई एडिशनल ड्यूटी नहीं लगेगी, बदले में कंपनी को देने हैं सिर्फ 3000 रुपीज़ पर ईयर। कंपनी को दस्तखत इशू करने की परमिशन मिल गई, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पास बनाने की परमिशन कंपनी को मिल गई। कैलकाटा के आसपास लैंड रेंट पे लेने की परमिशन मिल गई कंपनी को। हैदराबाद में कंपनी के जो भी प्रिविलेजेस थे वो कंपनी ने रिटेन कर लिए। सूरत में कंपनी को सभी ड्यूटीज से एग्जेम्प्ट कर दिया गया इन एक्सचेंज ऑफ 10,000 रुपीज़ पर ईयर। और बॉम्बे में कंपनी के कॉइन्स मिंट किए जाते थे, कंपनी के कॉइन्स बनाए जाते थे, उनको मुगल एम्पायर में करेंसी का दर्जा दे दिया गया। और इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा सिग्निफिकेंटली ग्रो किया इंडिया में। इसके अलावा स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, मर्जिंग ऑफ 2 इंग्लिश कंपनीज। 1688 में इंग्लिश रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे अपन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान एक ग्रुप ऑफ पीपल का इमर्जेंस हुआ जिन्हें अपन बोलते हैं विग्स। और विग्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली के अगेंस्ट में थे।
तो इन लोगों ने अपनी एक राइवल कंपनी बनाई और इस राइवल कंपनी के एम्बेसडर के तौर पे सर विलियम नॉरिस को भेजा गया औरंगजेब के कोर्ट में 1701 में। बट ये कंपनी फेल हो गई। बट ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान इंग्लैंड में बहुत सारे चेंजेस आए, तो क्राउन पे, पार्लियामेंट पे प्रेशर बढ़ने लगा और इस प्रेशर के चलते जो पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही थी और ये जो नई कंपनी बनाई गई, इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया गया 1708 में और नई कंपनी को टाइटल दिया गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, जिसको बाद में बुलाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। यही कंपनी फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इंग्लिश की बातचीत फिलहाल यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके बाद अपन फ्रेंच पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।